तो पहले के 2-3 मिनट कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमारी कनेक्टिविटी भी चेक हो जाएगी। तो देखिए थॉमस हॉब्स के लिए जो अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं मैकियावेली पहले पैदा हुआ या थॉमस हॉब्स, तो क्या लगता है आपको? यस, मैकियावेली कब पैदा हुआ था? 1469 राइट? और कल हमने चर्चा भी करी थी, इसके ठीक 400 सालों के बाद कौन पैदा हुए? और आज हम पढ़ रहे हैं हॉब्स। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? हॉब्स। हॉब्स कब पैदा हुए? बिल्कुल। तो कितने सालों का गैप आ गया बताओ? कितने सालों का? 119 सालों का। ठीक है, अब देखो 100 साल में कहीं न कहीं 100 साल बहुत होते हैं, ज़माना चेंज होने में, तो कुछ ना कुछ हमें दिखेगा कि मैकियावेली की बातों में और हॉब्स की बातों में डिफरेंस हमें दिखेगा, ठीक है? और मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी फिलॉसफर को जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने उसका टाइम और स्पेस का ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो आधा तो हमें पता चल ही जाता है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, राइट? क्या मैं समझा पाया? चलो, तो अभी तक कोई कनेक्शन का इश्यू आया? चलो, तो वैसे ही हमारा पैटर्न वही रहेगा, थ्योरी लिखेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स की, तो उसके इंट्रो में हम कुछ बात करेंगे। इंट्रो में हम लिखेंगे, ही वाज़ बोर्न इन आप जानते हैं कब बोर्न हुआ है? 1588 और उसकी डेथ कब हुई है? ना ठीक है, 1679 देखिए कुछ फिलोसफर्स हैं हमारे, जैसे सिविल सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स नहीं है, 7-8 ही फिलोसफर दिए जाते हैं आपको वेस्टर्न फिलोसफर, तो 7-8 का याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि इंट्रो में आपको ये ज़रूर डालना है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो इतना तो याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पैदा हुए हैं, थॉमस हॉब्स अच्छा इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, 4 दिसंबर आज क्या है 1 दिसंबर, तो 4 दिसंबर 1679 को इनकी डेथ हुई थी और कॉमेडी देखो, 2 दिन बाद हमारे बी आर अम्बेडकर की भी डेथ हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ठीक है? तो आने वाले देखिए इसी महीने में 4 दिसंबर और 6 दिसंबर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? यस? अब ये जो पैदा हुए थे, ये जो पैदा हुए हैं, अब जब ये मैंने आपको डेट लिखाई है तो आप याद रखिएगा कि इस समय ये जो पैदा हुए हैं, ऑब्वियसली ये पैदा हुए हैं आपके वेस्ट पोर्ट में। कहाँ पैदा हुए हैं? वेस्ट पोर्ट। आज के समय पर वेस्ट पोर्ट को कहा जाता है कैसे कहा जाता है? मेल्मसबरी, ठीक है? जो कहाँ है? ऑब्वियसली कहाँ है ये? इंग्लैंड में। कहाँ है? यानी कि आपने क्या याद रखना है? इनका जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है? सभी लोग का? अब देखिए जो ये पैदा हुए हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो पैदा हुए हैं, एंड ऑफ 16th सेंचुरी ये पैदा हुए हैं, यस और नो? और याद रखिएगा इस समय तक रेनेसा रेनेसा यूरोप में फैल चुका है। यूरोप में फैल चुका है, ठीक है? एक्सपेंड हो चुका है। अब ये बात हमें क्यों याद रखनी है कि यूरोप में मैंने ये रेनेसा वाली बात क्यों उठाई? इसलिए उठाई कि जो भी आदमी, जो भी फिलोसोफर है या कोई भी है, जो मोनार्की को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो मोनार्की को बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसको कहीं न कहीं सोसाइटी से खतरा होगा। उसको कहीं न कहीं किससे खतरा होगा? सोसाइटी से। क्योंकि रेनेसा के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मोनार्की को ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। यस और नो? तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या देखा है कि ये जब पैदा हुए हैं एंड ऑफ 16th सेंचुरी और उस समय तक रेनेसा फैल चुका है और अगर ये कहीं न कहीं मोनार्की की ज़्यादा बात करेंगे, एब्सोल्यूट पावर की ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है इनको कुछ प्रॉब्लम हो, राइट? हो सकता है इनको कुछ प्रॉब्लम हो। वो हम आगे देखने वाले हैं, इनको प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। 1588 में 1588 में अच्छा एक
कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मैं येलो से लिखूंगा वही आपने फेयर करना है, जो मैं येलो से लिखूंगा वही आपने फेयर करना है। तो 1588 में क्या हुआ था कि स्पेन जो है वो किस पे अटैक करता है? इंग्लैंड में। ठीक है, 1588 में अटैक होता है स्पेन का। ठीक है, इंग्लैंड पे अटैक कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए 1588, और 1588 में ही जन्म हुआ है किसका? और असल में हॉब्स का जो जन्म हुआ है इसको कहते हैं, हॉब्स जो पैदा हुए हैं वो असल में प्री मेच्योर हुए हैं। क्या हुए हैं? प्री मेच्योर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली। अब देखिए हॉब्स जो हैं प्री मेच्योर पैदा हुए हैं, तो यानी कि प्री मेच्योर हॉब्स का पैदा होना ये हॉब्स की गलती नहीं है, ये गलती है इनकी मम्मी की, यानी कि इनकी माँ की, इनकी मॉम की। ये सुनो, क्योंकि इनकी मॉम जो है इस अटैक से, अब सोचो आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां बम गिर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप डरेंगे नहीं डरेंगे? तो इनकी मॉम बहुत डर जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है कि इनका जन्म प्रीमेच्योर हो जाता है। क्या मैं समझा पाया? तो असल में डरा कौन है? तो असल में डरा कौन है? मॉम, मदर डरी है ना, तभी तो प्रीमेच्योर हो गया। इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आई वाज बोर्न विद द फेयर। इसीलिए हॉब्स ने एक स्टेटमेंट दिया है, आई वाज बोर्न विथ फेयर, यानी कि मैं अकेला पैदा नहीं हुआ, मैं जुड़वा पैदा हुआ, एक मैं और एक डर साथ साथ पैदा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर डरा कौन है? उसकी माँ। और इस वजह से क्या हुआ, इनका प्री मेच्योर जन्म हो गया। क्या यहाँ तक स्टोरी सही है? ठीक है, अब फिर थोड़ा सा हम समझेंगे, इनके फादर के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमें खानदान तो देखना पड़ता है। ठीक है, तो इनके फादर जो हैं, हॉब्स के जो फादर हैं, वो एक क्लर्जी मैन है। क्या है? क्लर्जी मैन। और क्लर्जी मैन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? अगर मैं एक हिंदू धर्म के हिसाब से इसे देखूं, तो इसको आप कहते हैं पुरोहित। क्या कहते हैं? पुरोहित तो आप समझ गए होंगे, पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण्स होते हैं जिनको वेदों का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही इनके फादर जो थे वो क्लर्जी मैन थे। ठीक है, डन। अब हुआ क्या था, इनके फादर ने, जो कि क्लर्जी मैन थे, इनको बहुत जल्दी, इनकी फैमिली को बहुत जल्दी अबेंडन छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिज फादर अबेंडेंड द फैमिली इन हिज अर्ली ईयर्स, इन हिज अर्ली ईयर्स, यानी कि जब ये बहुत छोटे थे, इनके फादर ने इनकी फैमिली को छोड़ दिया था। ठीक है, तो अलग अलग स्टोरी है उसमें। जैसे एक स्टोरी है कि इनके फादर का दूसरे क्लर्जीमैन से लड़ाई हो गई थी, तो उनको जान का खतरा था, इसलिए वो भाग गए थे। इस तरह की बातें हमें दिखती है, हालांकि हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि इनके फादर इन्हें बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। इससे क्या होता है कि किसी भी बच्चे के एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसको, क्योंकि उसको माँ बाप तो चाहिए होते हैं ना। फिर भी हम कहते हैं कि जो हमारा हॉब्स हैं, ही वाज वेरी लकी कि उनके एक अमीर अंकल, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस अंकल, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर अंकल इनके, उन्होंने ही इनको पाला। ठीक है, ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ठीक है, ब्रॉट अप, तो इनको जो भी पाला है वो इनके अंकल ने पाला है, जो अंकल अमीर हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखेंगे। इन्होंने, इनके अंकल ने इनको ऑक्सफोर्ड में डाल दिया था। तब ये कितने साल के थे? एज ऑफ 15। अब देखो यहाँ से क्या है, देखो आपको पता ही है, आपकी यूनिवर्सिटी का उस समय यूनिवर्सिटी जो होती थी बहुत कम होती थी, बहुत ना के बराबर होती थी, और ऊपर से ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, राइट? तो यहाँ से अगर ये पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियसली इनकी बातों में लॉजिक तो होगा। इसीलिए याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 15 ये कहाँ चले गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, और आगे हम देखेंगे 1608 में ही कंप्लीटेड ही कंप्लीटेड हिज हायर एडुकेशंस, हायर एडुकेशंस।
और देखो ऑफ नोट भी बना रहा हूँ साथ में, ये अपनी हायर एजुकेशन पूरे कर रहे हैं और हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात में पहुंच गए। कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ पहुंच गए हैं? सूरत में। और आपको पता ही है सूरत में कब पहुंचते हैं 1608 में, और 1609 किसके दरबार में पहुंच जाते हैं? ठीक है, देखो भारत में क्या हो रहा है वो भी हम साथ साथ चलेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब विलियम हॉकिंस भारत पहुंचे हैं तो वहीं पर हमारे जो थॉमस हॉब्स है उन्होंने अपना हायर एजुकेशन पूरा कर लिया। लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया? चलिए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने आगे चल के जब हायर एजुकेशन पूरी करी तो फिर ये क्या बने? एक ट्यूटर बने। ठीक है, ट्यूटर किसके बने? ये ट्यूटर ऑफ विलियम कैवेंडिश के, CAVENDISH, विलियम कैवेंडिश के ये क्या बनते हैं? ट्यूटर। और ये कैवेंडिश जो है ये एक रॉयल फैमिली है जो यहाँ राज करती है। ठीक है, एक ये रॉयल ब्लड है। ठीक है, रॉयल ब्लड है, यानी कि विलियम कैवेंडिश क्या है? एक रॉयल सन है, एक रॉयल सन है। अब इसीलिए अगर ये इतने समय से इनके ट्यूटर हैं तो इन्हीं के साथ रहते थे, तो इसीलिए हमें दिखता है कि हमारे जो हॉब्स हैं उनके अंदर हमें क्या दिखता है? सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मोनार्की। ऑब्वियसली, है ना? अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आप उसी के रंग में ढल जाते हो। यस और नो? तो इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि जो मोनार्की के फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो मोनार्की के फीचर्स होते हैं वो हमको इनकी बातों में दिखेंगे। जैसे एक फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, मोनार्की की क्या विशेषता है। मोनार्की में आपको एब्सोल्यूट पावर दिखता है। क्या दिखता है? एब्सोल्यूट पावर। अब एक म्यान पे दो तलवारें नहीं रह सकती, इसीलिए एब्सोल्यूट पावर और अगर फेडरल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता। यस और नो? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा आज मैकियावेली हमारा संविधान, माफ करना, हमारे जो थॉमस हॉब्स हैं, अगर वो हमारा संविधान बना रहे होते तो वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं देते। अगर हमारा संविधान कौन बना रहा होता? थॉमस हॉब्स। तो ये इस फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते। किसको सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्यूट पावर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? लिख लिया? चलिए गुड। अब आगे देखेंगे, आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। अब देखो आप कभी भी किसी के साथ रहते हो आप वैसे ही हो जाते हो, राइट? इसलिए कहते हैं ना सोसाइटी मैटर्स। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने रॉयल फैमिली के साथ रहते हैं, तो रॉयल फैमिली के साथ यानी कि विलियम कैवेंडिश के साथ ये एक यूरोपियन टूर पे जाते हैं। यूरोपियन टूर पे जाते हैं, राइट? और यूरोपियन टूर में जब ये जाते हैं तो वहां पर इनकी मुलाकात होती है किससे? गैलीलियो से। अब इसको तो जानते होंगे आप लोग, कौन था गैलीलियो? हाँ जी, हाँ जी। पर आप लोगों के लिए, आप सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, फिलोसफी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए होना चाहिए कि गैलीलियो जो है वो एम्पिरिकल अप्रोच वाला है। कैसा है? एब्सोल्युटली। जो आपने कहा पूनम जी बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं चाहता हूं अभी आप लोगों ने क्या ध्यान देना है, गैलीलियो कैसी अप्रोच का है? यानी कि विज्ञान की बात में ही भरोसा करता है, राइट? तो क्या होगा, वो गैलीलियो जैसे लोगों से मिलेगा। गैलीलियो के अलावा भी वो काफी लोगों से मिला था, पर हम गैलीलियो का ज्यादा नाम लेते हैं। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या डेवलप होता है? साइंटिफिक अप्रोच, एक एम्पिरिकल अप्रोच डेवलप होगी। किसके अंदर? हॉब्स के अंदर। अब ये चीज याद रखना, ठीक है? तो आगे लिखेंगे हम। अब ये इसमें लिखेंगे दिस एक्सपीरियंस हैड अ प्रोफाउंड प्रोफाउंड इफेक्ट इन शेपिंग जब लिखेंगे बता दीजिएगा बाकी लोग का। शेपिंग हॉब्स फिलोसफी। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि
आपको ये समझ में आ रहा होगा ज्यादातर फिलोसफर जो होते हैं, जैसे कोई भी फिलोसफर है एक्स, या तो वो क्या होता है आइडियलिस्टिक, क्या होता है, यानी कि आइडियलिस्टिक कैसी बातें करते हैं, नॉर, मैं, और एक होता है रिया, जो कैसी बातें करते हैं। तो आप मुझे बताओ अभी, जो आपको क्या लग रहा है हॉब्स किसकी तरफ जाएगा, ये एक्स में किसका नाम लिखूं, हॉब्स में कहाँ जाएगा, हॉब्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा रियलिस्टिक की तरफ या आइडियलिस्ट की तरफ, रियलिस्टिक की तरफ जाएगा हॉब्स को हम, यानी कि एक्स इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूँ, हॉब्स। अब आपके पास ये रीजन भी मिल गया क्योंकि उसकी सोसाइटी ऐसी हुई है, उसकी सोसाइटी ऐसी हुई है, गैलीलियो जैसे लोगों से वो मिला है, बड़े-बड़े लोगों से, तो उसको एक बात समझ में आई कि आप जो भी कहते हैं उसके पीछे रियलिटी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। यस और नो? पकड़ पाए मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने ये बोला कि हॉब्स जो है कहाँ पर आएगा, रियलिस्टिक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे गैलीलियो लोगों से मिल रहा है, ये गैलीलियो लोगों से, तो ये रियलिस्टिक बातें करेगा। क्या करेगा? रियलिस्टिक बातें। अपनी जो भी फिलॉसफी देने वाला है वो कैसी होगी? रियलिस्टिक। समझ में आया? यानी कि जो हमारे घर वाले कहते हैं कि अपनी सोसाइटी जैसी रखोगे आप वैसे ही हो जाओगे, ये होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए गुड। अब हम देखेंगे इंग्लिश सिविल वॉर। हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर चली थी आपकी 1642 से लेकर 1651। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है जब भी आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं भारत में आ जाओ। तो भारत में क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर अभी मुगल सम्राट कौन बैठा हुआ है? शाहजहां का टाइम पीरियड क्या है? तो यानी कि अभी क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अब देखो यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में सिविल वॉर हो रहा है, और हमारे भारत में देखो, वाह, आदमी प्यार में पागल होके क्या बना रहा है। ठीक है, तो देखो भारत में क्या हो रहा है वो भी हम देखते हुए चल रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है। तो यूरोप में हो रहा है इंग्लिश वॉर। ठीक है, और व्हाइट जो है आपका ऑफ नोट है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट ऑफ नोट बना के रखना उसको। ठीक है, ओके। अच्छा, यहीं से मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो हमारा ताजमहल बनाया गया है उसका मेन आर्किटेक्चर कौन है? वाह, गुड। ये तो वही बात हो गई कि भैया झांसी का युद्ध किसने लड़ा? सर वो रानी तो थी, रानी तो थी, पर थी कौन? कहीं उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी तो नहीं था? ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, प्लीज इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मिलता जुलता जब भी मेरे माइंड में कुछ टिक हो रहा है तो साथ साथ आपके सामने लाऊं। ठीक है, तो अपने नोट्स में इसको ऐड करते रहना, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लो ले लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश सिविल वॉर थी क्या, ये एक वॉर थी बिटवीन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कैथोलिक वो थे, कैथोलिक वो थे जो सपोर्टर थे। दोनों ही चर्च हैं, कैथोलिक भी चर्च है, कैथोलिक भी चर्च है, प्रोटेस्टेंट्स भी चर्च है। कैथोलिक के जो सपोर्टर थे वो सपोर्ट करते थे कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मोनार्की को। किसको सपोर्ट करते थे? और जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे ये लोग किसके सपोर्टर थे? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट। तो देखिए ये जो इंग्लिश वॉर थी ये बेसिकली क्या था, एक दो चर्चों के बीच लड़ाई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक जो थे
इनके जो मानने वाले लोग थे ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे, और जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पार्लियामेंट को। क्या मैं समझा पाया? वो तो पहले वो तो पहले नहीं, मार्टिन लूथर तो खुद कैथोलिक। मार्टिन लूथर तो बहुत आगे चले गई अब। मैं तो 17th सेंचुरी में आ गया हूँ। मार्टिन लूथर तो इससे पहले के हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक पार्लियामेंट को कहीं न कहीं आप डाल सकते हैं डेमोक्रेसी में। कहाँ डाल सकते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है? एक्चुअली डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम, वो एक सिस्टम होता है, तो पार्लियामेंट उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर मोटा-मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मोनार्की और डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो रही है। कुछ डेमोक्रेसी माँग रहे हैं, कुछ मोनार्की मान रहे हैं। तो इसीलिए आपस में इनके विवाद के कारण सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है? सिविल वॉर को बेसिकली हम कहते हैं ऐसा वॉर जो विद इन बाउंड्री होता है। ऐसा वॉर जो विद इन बाउंड्री होता है। इस और सिविल वॉर को हमारे वहाँ कैसे टैकल किया जाता है? 352 लगाकर, और आधार क्या दिया जाता है? आर्म्ड रिबेलियन। क्या दिया जाता है? आर्टिकल 352 में क्या है आपका? 3 आधार है ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये है कि जब हमारा विद इन हमारे सीमा, विद इन बॉर्डर हमारी लड़ाई हो जाए, लोगों ने हथियार उठा दिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ गए हैं, तो वहां पर इमरजेंसी लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि आर्म्ड रिबेलियन आपके सिविल वॉर को रोकता है। क्या मैं समझा पाया? गई समझ में आई ये बात? चलो ठीक है, गुड। आप देख रहे हो ना किस तरह से हमारे हर चीज संविधान में भी मिल जाती है। इसीलिए मैंने कहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में अलग ही मजा आता है, राइट? अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे ये लड़ाई सिविल वॉर क्यों है। क्योंकि इसमें लड़ाई हो रही है दो अलग अलग विचारधाराओं की, ठीक है? और जिसको दो अलग अलग चर्च जो है वो फेवर कर रहे हैं। एक तरफ कैथोलिक खड़ा हो गया, एक तरफ प्रोटेस्टेंट। चलिए, अब इसमें आगे क्या रिजल्ट आता है? इसमें जो आगे रिजल्ट आता है, जो राजा है उस समय के, चार्ल्स वन। कौन? चार्ल्स वन। उनको 1649 में, राजा हैं तो मोनार्क है, 1649 में इनको कर दिया जाता है, ही वॉज beheaded। ही वॉज beheaded यानी कि सर कलम कर दिया गया, उपल नहीं उनका, ठीक है? जैसे हमने लुईस 16 का भी देखा था, खैर उनको तो फांसी में चढ़ाया था, लुईस 16, यस और नो? फ्रांस में, फ्रांस में है ना? जैसे यहीं पर से मैं ऑफ नोट बना देता हूँ जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। जैसे अगर मैं आपको लेके चलूं, किंग लुईस 16, जिनको ओपनली नहीं फांसी में चढ़ाया गया था, और ये रिवॉल्यूशन क्या कहलाया था? तो साथ साथ हम इसलिए लिख लेते हैं, जैसे मैं मोस्टली साथ ही लिख लेता हूँ, जिससे कि क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। वो चार्ल्स वन है, ये किंग लुईस 16 है, ठीक है? और यहीं पर एक चीज और लिख लेना साथ साथ, किंग लुईस 14। किंग लुईस 14 जो है वो बहुत बढ़िया आदमी है, जिनकी वजह से आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनती है। तो ये साथ साथ लिख लो, ठीक है? किंग लुईस 16, किंग लुईस 14 और चार्ल्स वन। मेन पॉइंट तो हमारा चार्ल्स वन है। आगे बढ़े। अब जरा देखो, जब चार्ल्स वन को मारा जा रहा है, चार्ल्स वन को सर कलम किया जा रहा है 1649 में, बताओ जरा, हमारे हॉब्स कितने साल के हो गए? कितने साल के हैं? 61, राइट? सही है, क्रॉस चेक करिए कोई में आप में से एक सही है। तो कितने साल के हैं हॉब्स? 61, ठीक है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब ये बिहीट किया जा रहा था ना इनको, तो ये चिल्ला रहे थे। ऑब्वियसली किसी को मारोगे, वो भी बड़ा तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है, तो ये चिल्ला रहे थे, और बगल में ही बैठे हुए थे कौन? हॉब्स। हॉब्स को इनका चिल्लाना सुनाई दे रहा था। सोचो। तो हॉब्स थोड़ा-सा इससे और ज़्यादा पैनिक हुए हैं, यानी कि उनकी राइटिंग्स में हमें कुछ ऐसा पॉसेसिवनेस दिखती है ना? क्योंकि जो भी आदमी इस तरह की हरकतें देख लेता है, या तो किसी और के साथ वो कुछ गलत देख लेता है, या खुद के साथ उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उसका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा पॉसेसिव लेवल में चले जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझना है, ठीक है? तो हमारे ये फिलोसोफर बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, आगे हम लिखेंगे तो इसीलिए हमें दिखता है। अब देखो, जब आपका प्रोटेस्टेंट जीत गए हैं, प्रोटेस्टेंट की जीत हुई है, राजा का सर कलम कर दिया गया है, व्हाट इट शोज कि वहां मोनार्की का एंड हो रहा है। और अगर मोनार्की का एंड हो रहा है तो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोगों पे खतरा है। और याद करिए कि हमारा जो हॉब्स है वो किसके साथ ज्यादा रहता था? मोनार्की फैमिली के साथ। तो अब हॉब्स को भी खतरा है, तो हॉब्स से कहा गया कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना आपको मार दिया जाएगा। तो इसीलिए स्टोरी आगे क्या है कि हॉब्स जो है, हॉब्स फ्ली टू फ्रांस। कहाँ भागे? फ्रांस। और ये जो यूजीसी नेट वाले हैं उनके लिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि हॉब्स कहाँ भागे, किस कंट्री में भागे, तो वहां फ्रांस टिक करके आएंगे। ठीक है, और कुछ समय वो फ्रांस में रहे, और फ्रांस के बाद जब माहौल ठीक हो गया था, देन ही केम बैक आफ्टर सिविल वॉर। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, ही केम बैक आफ्टर सिविल वॉर। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है ही केम बैक आफ्टर सिविल वॉर, पर ऐसा था अभी भी डिस्प्यूट खत्म नहीं था। यानी कि डिस्प्यूट अभी भी था, डिस्प्यूट वॉज स्टिल गोइंग ऑन। यानी कि ओपनली वॉर नहीं हो रही है, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, पर एक मोहल्ले, गली मोहल्ले में लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तो डिस्प्यूट अभी भी हो रही है। तो यहीं से मैंने कहा ना, जो फिलोसफर होते हैं वो अब सोचने लग जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो जब वो वापस आए इंग्लैंड में, तो उन्होंने ये डिस्प्यूट देखा, तो उन्होंने सोचा ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया? उन्होंने कुछ रियलाइज्ड किया। तो जब ये वापस आए, उन्होंने डिस्प्यूट देखा, फिर हम लिखेंगे देन ही रियलाइज्ड, देन ही रियलाइज्ड दैट monarchy that monarchy and parliament monarchy and parliament is fighting for, लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी, फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी, because because they don't know, they don't know, नहीं जानते हो। पहली बात क्या नहीं जानते? why we need state, हमें राज्य क्यों चाहिए। why we should obey it। और तीसरा, how life will be without state। ठीक है, तो ये तीन प्रश्न है। वो कहते हैं कि उस समय के लोग इसकी नॉलेज नहीं रखते थे, वो लड़ रहे हैं पर एग्जैक्टली उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों मानना है। स्टेट का महत्व बता रहे हैं यहाँ पर वो। ठीक है, क्या बता रहे हैं? स्टेट का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अब देखो, यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी को रिकॉल करने वाला हूँ। देखो, उसमें यहाँ पर क्या है, वाई वी नीड स्टेट, हमें स्टेट क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, हॉब्स ने क्या देखा है, बड़ी स्थिति खराब देखी है। ठीक है, जब वो छोटे थे तब भी उन्होंने वॉर के समय पे पैदा हुए थे, और जब वो बड़े हुए तब भी उन्होंने वॉर देखा है, प्रोटेस्टेंट और किसके बीच? कैथोलिक के बीच। तो उनको एक चीज समझ में आती है कि हर जगह उन्होंने क्या देखी है? खून खराबा, एनार्की देखी है। क्या देखा है? एनार्की। तो जो आदमी एनार्की देखता है, जो आदमी एनार्की देखता है, वो हमेशा एब्सोल्यूट पावर की बात करेगा। यानी कि रूलर को क्या मिलनी चाहिए? एब्सोल्यूट पावर। क्या मैं समझा पाया? आपको हॉब्स की राइटिंग में ज्यादातर क्या दिखेगा? एब्सोल्यूट पावर की बात समझ में आई आप लोगों को? कि उनको ऐसा कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए, ऐसा स्टेट चाहिए जिसके पास क्या होगी? एब्सोल्यूट पावर। दूसरा देखो क्या है, व्हाई वी शुड ओबे इट। अब उसमें आप दिखेगा
कि वो जनता से कह रहे हैं कि हमने जो राज्य है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, उसको हमने ओबे क्यों करना है? क्योंकि ओबे इसलिए करना है क्योंकि जब भी एनार्की होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा आपका लाइफ का होता है। किसका होता है? लाइफ का। तो वो कहेंगे आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको दिखेगा कि वो बताएँगे कि देखो ऐसा है, हम सबकी लाइफ खतरे में है। हम सबकी लाइफ खतरे में है, तो हमारी लाइफ को बचाएगा स्टेट। तो अगर लाइफ को हमारे स्टेट बचाएगा, तो हमारा एक काम है कि हम स्टेट को बिना किसी क्वेश्चन के क्या करेंगे? ओबे। और नीचे देखो, हाउ लाइफ विल बी विदाउट स्टेट। अब वो ये भी बताएँगे अगर स्टेट के बिना लाइफ क्या होगी, वो बताने वाले हैं आपको। बताने वाले हैं, जैसे मैं आप आगे चल के आपको रूसो पढ़ाऊँगा, ठीक है? रूसो। तो रूसो में आपको क्या दिखेगा? रूसो में आपको दिखेगा कि रूसो ने विल्स की बात करी है। अलग-अलग विल की बात करी है। तो एक उन्होंने विल बताया है, एक्चुअल विल। क्या बताया? एक्चुअल विल का मतलब होता है जिसमें आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। जैसे मैं, एक शब्द आता है ना, मैं। मेरा घर, मेरा सिलेक्शन। तो जहाँ पर आप समाज के लिए नहीं सोचते, सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं। ये बात रूसो ने भी बोली है और यही बात अभी आपका हॉब्स भी बोलेगा। अभी आगे चल के आप दिखेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक बोला जाता है इसको। यानी कि ये बात करता है कि लोग अपने लिए ही सोचते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए खुला, तो ये एक-दूसरे को मारेंगे। एक-दूसरे की प्रॉपर्टी में कब्ज़ा करेंगे, तो ऑटोमैटिकली क्या आ जाएगी? एनार्की। क्या आ जाएगी? एनार्की। तो इसीलिए फिर ये कहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड अ स्टेट। क्या मैं समझा पाया? तो देखो जो भी मैंने अभी आपको बैकग्राउंड पढ़ाया, उस बैकग्राउंड से देखो हमें एक आइडिया उनकी साइकोलॉजी, फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। फिलॉसफी होती क्या है? फिलॉसफी एक विचार होता है और विचार आपकी साइकोलॉजी से उत्पन्न होता है। आप जो आस-पास महसूस करते हैं, आपके साथ जो घटनाएँ होती हैं, वही तो आपके विचार बनते हैं। एग्री करते हो? मानते हो ना? फिलॉसफी और साइकोलॉजी का बड़ा गहरा संबंध है। कहीं न कहीं साइकोलॉजी ही आपकी फिलॉसफी देती है। येस और नो? तो इसीलिए अभी तक जो हमने प्रीवियस देखा, जैसे इसका जन्म हुआ, इसने क्या देखा, ये रॉयल फैमिली के साथ रहा, गैलीलियो जैसे लोगों से मिला, उससे आपने इसकी फिलॉसफी माफ़ करना, इसकी साइकोलॉजी पकड़नी है। जब इसकी साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं, तो इसकी फिलॉसफी आपको बड़ी आसान लगेगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया। गॉट इट? अब देखो, अब स्टोरी यहाँ सब अक्षिता लोगों को समझ में आ रहा है? जो लोग नए हैं। बाकी वरिता जी आपको? प्रीति जी आपको? बाकी तो हमारे तो शेर हैं भई, है ना? अब तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा आप लोग को, राइट? चलो गुड। फिर आगे देखते हैं, अब देखो आगे हम बढ़ेंगे, अब देखो ये जब वापस आया, अब माहौल खराब देख रहा है और ये फिर सॉल्यूशन देगा। अब सॉल्यूशन देने का सबसे बढ़िया तरीका है भैया, राइटिंग करो। सो ही रोट, अब लिखेगा ये, सो ही रोट द बुक। क्या थी इसकी बुक का नाम? वेरी गुड, लेवियाथन। और मैकियावेली ने 2 बुक कौन सी लिखी थी? क्या रे वाह! क्या बात है। गुड, लेवियाथन। और ये जो पब्लिश्ड हुई थी वो भी आपने याद रखना है। एब्सोल्युटली, इसको मैंने याद करने का तरीका बता ही रखा है। 1-1 इधर लगा देना और 6 और 5, ठीक है। अब देखो इसने जो बुक छापी है अपनी, मतलब इसकी जो बुक छपी हुई है वो 1651 में छपी हुई है, राइट? कब छपी है? पब्लिश कब हुई है? 1651। और इसकी डेथ कब हुई थी? 79, ठीक है? तो इसने जो बुक लिखी है यानी कि इसी के जीवन काल में बुक आ गई है, क्योंकि हमने मैकियावेली में क्या देखा था, उसकी दोनों बुक कब छपी थी? उसकी डेथ के बाद, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अब देखो लिव्याथन में बड़ी अच्छी बातें करता है ये भी। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये गैलीलियो जैसे लोगों से मिल रहा है। तो इसका जो बुक होगा वो किस अप्रोच का होगा? देखो मिल गया ना आंसर। सोसाइटी मैटर्स, यस और नो? तो ये जितने भी अभी हमने प्रीवियस जो मैंने आपको दिखाए थे क्वेश्चंस कि राज्य क्यों ज़रूरी है, उसको क्यों ओबे करना है, इस तरह की बातों में आपको दिखेगा कि वो एक साइंटिफिक अप्रोच रखेगा, ठीक है? चलो, इसको इरेज़ कर दूँ? अब हम देखेंगे इस बुक में इसने क्या-क्या आर्ग्यू किया है, ठीक है? तो लिखेंगे इन दिस बुक इन दिस बुक ही आर्ग्यू
देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट ये डाल रहे हैं। सबसे पहली बात ये बोलेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट होना चाहिए। स्टेट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट होना चाहिए। बट यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अगर ये सिर्फ इतना ही कहते हैं तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, अगर ये सिर्फ इतना ही कहते हैं तो इनकी पूरी आइडियोलॉजी हम किसी और एंगल से देखते हैं। मुझे उम्मीद है अभी आपको शायद मेरी उतनी बात समझ में नहीं आएगी, बस अभी बस सुनना है इसको। मैंने क्या बोला, अगर ये सिर्फ इतना ही बोलते तो ये कुछ और होते, पर ये स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट के अलावा भी कुछ बोलते हैं। यहाँ पर लगाते हैं ये बट, क्या लगाते हैं? बट, किंतु परंतु लगाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट तभी आएगा, बट तभी आएगा एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व में तभी आएगा जब इसमें पीपल का क्या होगा? कंसेंट। क्या होगा? पीपल का कंसेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी बस इतना याद रखना जो मैंने कहा। आगे आपको जब मैं मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो आया हुआ क्वेश्चन है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि अगर इन्होंने सिर्फ ये लिखा होता कि एक स्ट्रॉन्ग सोवरन स्टेट होना चाहिए तो कुछ और बात होती, पर इन्होंने बट भी लगा दिया। तो एग्जैक्टली आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। देखो, क्योंकि कंसेंट किसका, इसका एक और मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब लोगों का कंसेंट ही खत्म हो जाए तो फिर ये स्टेट सोवरन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉब्स को वो मानते हैं कि हॉब्स हिटलर है। हॉब्स कभी हिटलर नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये जो मैंने ये वाली आपको लाइन बताई है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हॉब्स को समझने के लिए। अभी आगे और समझ में आने लगेगा। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक? हाँ जी। हम्म। हाँ, मैं उसमें आऊंगा, अभी आऊंगा मैं। जो आप कह रही हैं क्योंकि आप पढ़ चुकी हैं ना, तो इसलिए आपके पास आंसर है इसका। बट ये है कि देखिए, जो नए बैठे हैं बस इतना याद रखना, यहाँ पर कंसेंट किसका है। तो इवेंचुअली आपको क्या समझ में आ रहा है कि असल पावर किसके पास है? पीपल के पास। ठीक है, ये चीज यहाँ से। अब आगे लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस बुक में मिटा दूं इसे? अब ध्यान से देखना, इस बात को याद रखना, ये वाला पूरा पॉइंट याद रखना। अब जो मैं नेक्स्ट लिखाने वाला हूँ आपको, जो इसकी बुक में है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखना, अभी बिल्कुल अपोजिट बात है। तो यहाँ पर क्या है, आगे हम लिखेंगे अनडिस्प्यूटेड। अब आगे ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अनडिस्प्यूटेड ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब पालन करना। अनडिस्प्यूटेड ओबीडियंस टू द स्टेट, टू द स्टेट, टू अवॉइड, टू अवॉइड वॉर लाइक सिचुएशन। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा है भैया, लोगों ने बिना किसी प्रश्न के जो राजा कहेगा वो करना है, बिना किसी प्रश्न के। अब इसको ज्यादा कैसे समझ में आएगा, आज के हिसाब से पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, आज का हिसाब, टुडे सिनेरियो। अब आपको पता ही है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपके जो सेशंस होते हैं वहां पर आपको क्या दिखता है? हमारे मिनिस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन पूछता है? विपक्ष। यस और नो? और भी देख लो कितनी अकाउंटेबिलिटी है कि हमारी सरकार कोई भी बजट खर्च करती है तो साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। आता नहीं आता? बजट के साथ क्या आता है? और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि सरकार का, जो सरकार ने, क्योंकि बजट तो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी आपको कहाँ मिलती है? इकोनॉमिक सर्वे पे। जिससे कि विपक्ष क्या करे, सरकार को जो भी उन्होंने वादा किया था वो निभाया या नहीं निभाया, उसको ट्रेस कर पाते हैं। तो आज के सिचुएशन में आप देखो कि जनता हर मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछती है। और एक और एग्जांपल देख लो अपना, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब से आया है?
अब ये भी देख लो, आप लोगों ने पेपर दिया कोई, अब आपको आंसर की मिली है और आपको पता है कि आपके मार्क्स इतने आने चाहिए, पर उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप क्या फाइल करते हो? तो मैंने ये सारे के सारे आज के हिसाब से आपको दिखाए हैं व्हाइट से, यानी कि आज देखिए सरकार जो है वो कोई भी काम करेगी, यानी कि रूलर कोई भी काम करेगा, उसको हर बात पे जवाब देना पड़ेगा जनता को। पर इसी के विपरीत जो है हमारा हॉब्स क्या कह रहा है? कैसा ओबीडियंस होना चाहिए? कैसा ओबीडियंस होना चाहिए? अनडिस्प्यूटेड। मैंने कहा आज का सिनेरियो क्या है? आज के सिनेरियो में आपने देखा है कि सरकार कोई भी काम करती है, तो उसकी हर काम की आलोचनाएँ की जाती हैं, अगर वो काम थोड़ा भी गलत हो जाता है, हर लेवल पे। इवन मैंने कहा कि अगर आपका प्रशासन लेवल यानी कि जैसे नौकरियाँ होती है ना सरकारी, वो भी अगर कुछ धांधली करेंगे तो आप क्या फाइल कर सकते हो? आरटीआई। मेरी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? आज का हिसाब। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आलोचनाओं का स्वागत किया जाता है। यस और नो? लोकतंत्र में क्या किया जाता है? आलोचनाओं का स्वागत। इसीलिए विपक्ष को इतना इम्पोर्टेंट बनाए रखते हैं ना हम लोग लोकतंत्र में। इसीलिए आपने देखा होगा मीडिया को हम क्या कहते हैं? फोर्थ पिलर। मीडिया को क्या कहते हैं? हालाँकि मीडिया अब कुछ और ही दिखती है। मीडिया आजकल गोदी मीडिया बन गई है, ठीक है? जो बीजेपी वाले हैं मुझे माफ़ करना, पर जो चल रहा है मैंने इसलिए बोला, ठीक है? व्यंग मारा है, ठीक है? पर मीडिया की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, क्योंकि वो लोकतंत्र में आलोचनाओं का स्वागत का माध्यम होता है, एक मीडियम होता है मीडिया, येस और नो? पर आप अब सोचो, ये जो आज आपको दिख रहा है विपक्ष को इतनी पावर, पर वहीं पर मैं ऊपर येलो वाली लाइन पे जाऊँ, यानी कि लिव्याथन किताब को देखूँ, तो लिव्याथन के हिसाब से तो विपक्ष को कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना है, जो सरकार ने कह दिया, उसका बिल्कुल बिना कहे पालन करना है। क्योंकि क्या लिखा है? अनडिस्प्यूटेड ओबीडियंस टू द स्टेट। और ऐसा क्यों करना है? टू अवॉइड द वॉर लाइक सिचुएशन, किसी भी तरह से जो लड़ाई नहीं हो। अब समझ में आया आप लोगों को? पकड़ पाए बाकी लोग? सब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है, वो कुछ ऐसा हमें दिखा रहा है, वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हमें दिख रहा है। यस और नो? क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी आपकी एब्सोल्यूट पावर हो ही नहीं सकती। और डेमोक्रेसी में कभी भी लोग अंधभक्त होके चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। इसने तो वही बात कर दी। ऐसी बात हमें आज के समय पे कहाँ दिखती है? आजकल हमें दिखती है बिल्कुल, ऐसी बात भी हमें आज भी दिखती है। क्या कहाँ दिखती है? हमारे धर्म ग्रंथों में। जैसे सिक्किज़्म में अगर मैं जाऊँ, तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या गुरु ग्रंथ साहिब की बातों पे कोई प्रश्न उठा सकता है? हिंदू में आ जा रहा हूँ, गीता। गीता में कोई आप प्रश्न उठा सकते हो? कुरान में? तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमारे आज के हिसाब से ये हमें सिर्फ़ कहाँ दिखता है? धार्मिक बातों पे। शासन-प्रशासन चलता है संविधान से। संविधान में ये नहीं दिखता, राइट? तो ये चीज़ पकड़ पाए आप लोग बात कि ये क्या कहना चाह रहा है कि लोगों ने क्या करना है? पालन करना है जो रूलर कहेगा। चाहे वो अच्छा है, बुरा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, इसको पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी को बचाता है कौन? स्टेट। क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन का मतलब ही हो गया, हमें वो ज़िंदा रखता है, हमारे आर्टिकल 21 को बचाता है। आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ, ठीक है? चलिए, इसको इरेज़ कर दूँ? अब तीसरी बात क्या जो हमें समझनी है, वो बताता है इसी बुक में, बड़ी खूबसूरत बात है, ओनली राइट अवेलेबल, यानी कि लोगों के पास जो एक राइट अवेलेबल होगा, ओनली एक ही राइट अवेलेबल होगा, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। कौन सा राइट? जिसे आजकल आप किस नाम से जानते हैं? जी, सेल्फ प्रिजर्वेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है राइट टू लाइफ, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है, राइट टू लाइफ। अब ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? तो उसको एक बार हम कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है? उसको आपस में जोड़ते हैं। तो हमारा कोई भी सोसाइटी कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है? ये सोसाइटी है हमारी, ऊपर होती है पावर, नीचे होते हैं राइट्स। क्योंकि लोगों के पास क्या होता है? यहाँ पर क्या है? पीपल।
और यहाँ पर क्या है? रूलर। अब वो रूलर कोई भी हो सकता है, वो रूलर एक मोनार्क भी हो सकता है, वो रूलर एक एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, वो रूलर एक गवर्नमेंट भी हो सकती है ना? जैसे आजकल हमें ज़्यादातर क्या दिखती हैं? सरकारें। तो अब ऊपर क्या है, एज़ पर हम लिवियाथन देखें या एज़ पर हॉब्स देखें तो हमें क्या दिख रहा है? इसके पास जो पावर होगी वो एब्सोल्यूट होगी। कैसी होगी? और इनके पास जो राइट होंगे वो एक ही होगा, ओनली वन। वो कौन-सा है? आर्टिकल 21। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया है, इसे हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ऊपर पावर नीचे राइट्स, ऊपर पावर नीचे राइट्स। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हॉब्स हमें एक स्टेट की बात बताता है कि एक स्टेट होना चाहिए। वो कह रहा है स्टेट होना चाहिए और स्टेट जो बन रहा है कंसेंट से बन रहा है। किससे बन रहा है? कंसेंट। अब ये कंसेंट क्या है? कंसेंट ये है कि लोग जो हैं वो हमारे स्टेट की हर पावर मानेंगे। ठीक है? जो ये ऊपर पावर रूलर बैठा है इसकी हर बात मानेंगे, हर बात बिना क्वेश्चन करे। क्यों? क्यों मानेंगे? क्योंकि स्टेट ने ये वादा किया है, यानी कि पावर ने ये वादा किया है कि वो क्या प्रिजर्व रखेगा? आर्टिकल 21। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, मैं रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। किस-किस के बीच दिख रहा है ये? रूलर और लोगों के बीच। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि लोग अपनी सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे राइट्स किसको दे रहे हैं? स्टेट को, रूलर को दे रहे हैं। सारे के सारे राइट्स। बस एक राइट जो है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ अपने पास रखेंगे। ठीक है? और जो हमारा रूलर है, वो क्या करेगा? इनके इस लाइफ को प्रिजर्व करेगा। तो ये एक आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है? यस और नो? उसमें अभी मत जाओ। अभी इसी में रहो। लिंक कहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना, जॉन लॉ के आगे आएगा। क्लियर हो गया सब कुछ? ऑप समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हमें दिखती है। कॉन्ट्रैक्ट की हमें बात दिखती है यहाँ पर। क्या दिखती है? कॉन्ट्रैक्ट किस-किस के बीच हो रहा है? रूलर और रूल्ड के बीच। रूल्ड मतलब लोग, जनता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? देखो, रूलर क्या वादा कर रहा है? रूलर क्या वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे आर्टिकल 21 को क्या करूंगा? प्रिजर्व। आर्टिकल 21 आज के हिसाब से मैंने रखा है, ये भारत के हिसाब से। और यहाँ पर क्या है कि रूल्ड जो है, जो एक सेकंड, ये क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो रूल्ड हैं, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। किसको? रूलर को। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक तरह से गुलाम। क्योंकि गुलाम की डेफिनेशन में गुलाम का मतलब होता है जो कोई भी आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। जो आप कहेंगे वो करेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा। अब पकड़ पाए आप लोग? तो इस तरह का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है ना? इसीलिए हॉब्स को हम कहाँ डालते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इसने किसकी बात करी है? किस कॉन्ट्रैक्ट की? ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 21 और यहाँ पर कंसेंट किसका है? लोगों का। कंसेंट किसका है? लोगों का। चलिए, ये अगर आपको समझ में आया है, तो जैसे अभी अश्विन मैम ने एक बात कही थी। अश्विन मैम क्या कहा था उन्हें बताओ? नहीं, अभी जो टोटलिटेरियनिज्म वाली बात कर रही थी आप। हुँ। हुँ, बिल्कुल। अब देखो, एक सेकेंड, शिट! ये देखेंगे सब लोग। यहाँ पर मैंने लिखा है टोटलिटेरियनिज्म, TOTALITARIAM NISM, ठीक है?
और नीचे लिखा है मैंने एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म। ये देखो दोनों ही इज्म इज्म मतलब होता है इज्म, आईएसएम आईएसएम मतलब होता है आइडियोलॉजी। ये दोनों ही एक आइडियोलॉजी है। क्या है ये दोनों ही एक आइडियोलॉजी। रुको मैं फिर से लिखता हूँ, इस अजीब सा लिखा हुआ है। टोटलिटेरियनिज्म और दूसरा है आपका एब्सोल्यूटिज्म। अब मैंने क्या बोला अभी आपको कि दोनों में इज्म इज्म दिख रहा है आपको। ये देखो इज्म इज्म, तो इज्म मतलब होता है एक आइडियोलॉजी, यानी कि दोनों आइडियोलॉजी। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया है मेंस का क्वेश्चन, जब आगे मैं कराऊंगा तब आपको दिखेगा कि पूछा गया है कि जैसे स्टेटमेंट दिया है कि हॉब्स जो है ठीक है, वो एक हॉब्स इज अ, अब हम इज इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि हॉब्स को एक आदमी के नाम से नहीं जानते, एक विचारधारा के नाम से जानते हैं, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। तो हॉब्स इज अ एब्सोल्यूटिज्म, नॉट अ टोटलिटेरियनिज्म। एक्सप्लेन, ऐसे करके क्या आएगा फिर आगे क्या आएगा, एक्सप्लेन। और अभी आपने ध्यान से देखा होगा यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे हॉब्स, देखो अब हमें समझना पड़ेगा टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है और एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही काफी मात्रा में ये एक से ही दिखते हैं। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का लोगों का कंसेंट नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का लोगों का कंसेंट नहीं होता है, और इसमें एब्सोल्यूट पावर होता है। रूलर के पास क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल है आपके आपके पास हिटलर, एब्सोल्युटली मुसोलिनी, इस तरह के लोग, ठीक है। और एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, इसमें आपको एक तरह का कंसेंट दिखता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, पर इसमें भी क्या होती है, एब्सोल्यूट पावर। तो होता क्या है, अगर आप इसको एक शासक के रूप में देखोगे, एक स्टेट के रूप में देखोगे, तो ये एक सा ही दिखता है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर। दोनों के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर। पर जब आप इसको अंदर से देखोगे तो आपको दिखेगा ये एब्सोल्यूट पावर तब तक रहेगी जब तक लोगों का कंसेंट रहेगा। टोटलिटेरियनिज्म में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, पर एब्सोल्यूटिज्म में क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का कंसेंट देखा जाता है। तो हमारे हॉब्स ने क्या कहा था, अभी मैंने पढ़ाया आपको, हॉब्स ने कहा था कि लोगों का कंसेंट होना चाहिए और लोगों को सिर्फ उनकी लाइफ सुरक्षित चाहिए, उनके पास एक ही राइट होगा, कौन सा होगा, लाइफ वाला। अब राजा यानी कि जो शासक है, जब वो लोगों की जिंदगी नहीं बचा पा रहा है, जब वो लोगों की जिंदगी बचाने में फेल हो रहा है, लोगों का खुद ही वो सुसाइड करवा दे रहा है, लोगों को इतना प्रेशर दे रहा है, तो उस समय क्या होगा, लोग विद्रोह कर सकते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं। क्या मैं समझा पाया ये बात आपको, पकड़ पाए बात। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एब्सोल्यूट पावर है, ये ये खत्म की जा सकती है कब, जब लोगों का लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हॉब्स को एक एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, पर वो एक टोटलिटेरियनिज्म नहीं है। क्या मैं समझा पाया, यस और नो। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, चलो गुड। तो एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, फिर इसको साइन आउट करते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को टफ तो नहीं लगा, तो एक क्विक रिवीजन मारते हैं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है अबाउट दी हॉब्स, और हमने ये देखा हॉब्स की अगर मैं साइकोलॉजी को समझूं तो कैसे समझ में आएगी मुझे। ये एक तो रॉयल ब्लड के साथ रहा है, दूसरा इसने बहुत ज्यादा क्या देखी है, एनार्की। तो रॉयल ब्लड के साथ रहने से इसका झुकाव किसकी तरफ आया है, और एनार्की देखने की वजह से ये क्या चाहता है कि पावर क्या होनी चाहिए, यस और नो। और यहाँ पर हमें तब भी क्या दिख रहा है कि वो यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर को भी कहीं ना कहीं कंडीशन में डाल रहा है। कंडीशन क्या है, आर्टिकल, हमारे भारत के हिसाब से आर्टिकल 21, ठीक है। अब देखो ये कंसोलिडेट करते समय कितना छोटा लगा आपको, पर जब इसको समझने में हमें समझना पड़ा तो टाइम लगा, राइट। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, इसका आगे सेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक।